रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा लिखी गई है, माई लास्ट डचेस। इस स्टोरी में बेसिकली ये चीज़ बताई गई है कि जो किंग डक है, जो कि फ्रायरा का जो किंग है डक, वो टोटली अपनी वाइफ को कंट्रोल में रखना चाहता था। वो अपनी वाइफ के साथ एक तरह से मिसबिहेव करता था, वी कैन से दैट। उसे इंसल्ट फील होता था जब वो लोगों के साथ काइंड और बन के रहती थी, और जब वो लोगों के साथ क्रूअल बन के नहीं रहती थी तब वो इंसल्टेड फील करता था और उसे अच्छा नहीं लगता था कि वो अपनी जो उसकी वाइफ है वो इतना नॉर्मल लाइफ जिए। उसकी वाइफ बहुत सीधी सादी और शांत इंसान थी। रेदर दैट द किंग हैज़ सो मैनी प्राइड। वो बहुत ज़्यादा घमंडी इंसान था और इसीलिए वो अपनी वाइफ को हर वक्त कंट्रोल करके रखना चाहता था। एंड दिस वॉज ऑल अबाउट दिस स्टोरी। और यही सारी चीज़ें वो मैसेंजर को बताता है उसकी फ़ोटो को दिखा के, और वो ये चीज़ भी कहता है कि मरने के बाद इसके मैंने ये फ़ोटो बस सेलेक्टेड लोगों को दिखाना ही पसंद करता हूँ, क्योंकि ये फ़ोटो मुझे हर किसी को नहीं दिखानी है। अब मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ, क्योंकि अब मैं जिसको चाहूँगा वही इसकी पोर्ट्रेट, ये फ़ोटो देख सकता है। और शादी से रिलेटेड उसने ये चीज़ बोली है कि जो शादी है ना, वो ये शादी जो है वो उसके लिए जस्ट एक सौदा है, और शादी के थ्रू वो पैसा, पावर, वेल्थ, ये सारी चीज़ों पे फोकस करता है, ना कि लव में। शादी में उसे कोई प्यार नहीं चाहिए होता है। जबकि जो रॉबर्ट ब्राउनिंग है वो ये चीज़ कहते हैं कि किसी भी रिश्ते को चलाने के लिए प्यार और समझदारी, इन सब की ज़्यादा ज़रूरत होती है एज़ कम्पेयर टू ईगो, प्राइड, जेलसी। अगर किसी भी रिश्ते में, किसी भी शादीशुदा जीवन में अगर घमंड या फिर अहंकार, या फिर वी कैन से कि अगर किसी भी तरह की जेलसी आ जाती है तो वो रिश्ता नहीं चलता। सो दैट BA first year, second semester, Robert Browning, My Last Duchess, Central Idea of the Poem, Introduction. My Last Duchess is a famous dramatic monologue written by Robert Browning. In this poem, the Duke of Ferrara speaks to a messenger who has come to arrange his next marriage. While showing him a portrait of his dead wife, the last Duchess, the Duke unknowledgeably reveals his proud jealousies and cruel nature. माई लास्ट डचेस जो है ये एक बहुत ही ज़्यादा फेमस ड्रामेटिक मोनोलॉग है जो कि रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा लिखी गई है। इस पोएम में जो हमारे रॉबर्ट ब्राउनिंग है, जो हमारे पोएट हैं, वो बता रहे हैं, बात की जा रही है, और वो जो डक है वो बता रहा है जब कोई मैसेंजर, जब कोई संदेशवाहक जो है आता है उसे यह संदेश देने उसके दूसरे विवाह का, क्योंकि अब उसके दूसरे विवाह करने का समय आ चुका था, बिकॉज उसकी पहली वाइफ थी वो मर चुकी थी। तो वहाँ पर वो अपनी वाइफ की जो है कुछ पिक्चर्स, कुछ पोर्ट्रेट दिखाता है, और अपने घमंड, अपनी जेलसी, और मतलब अपनी जो जलन की भावना, और जो उसके अंदर घमंड था, और जो उसका एक बहुत ही ज़्यादा क्रूअल नेचर था, उन सारी चीज़ों को वो बता रहा है उस मैसेंजर से, कि अपनी वाइफ की पिक्चर को दिखाते हुए, जो डक है, डक ऑफ फ्रेरा है, वो मैसेंजर को पिक्चर दिखाते हुए अपनी वाइफ की जिसकी डेथ हो चुकी है, अब वो अपने क्रूअल, अपने जेलसी और अपने प्राउड, इन सारी चीज़ों को वो वहाँ पर शो करता है। So, without wasting time, let's get started. The central idea of the poem is a theme of pride, jealousy, and abuse of power in marriage. Browning shows how authority and ego can destroy love and human relationships. यहाँ पर जो रॉबर्ट ब्राउनिंग है वो ये चीज़ बताना चाहते हैं कि किसी भी रिश्ते में, किसी भी शादीशुदा ज़िंदगी में अगर घमंड और जलन, इन दोनों की भावना आ जाती है तो वो रिश्ता पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। अगर आपको किसी रिश्ते को चलाना है तो उस रिश्ते में आपको जलन और घमंड, इन दोनों भावनाओं को पूरी तरह से उस रिश्ते से दूर रखना बहुत ज़रूरी होता है। तभी आप एक अच्छी शादीशुदा ज़िंदगी को चला सकते हैं, वरना ये आपके प्यार और आपकी बहुत सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देता है। आपके अंदर का जो घमंड, जो प्राइड होता है और जो जेलसी होती है। आगे जो हमारे पोएट हैं वो ये चीज़ बोलते हैं, अ पोएम इज़ प्रेजेंटेड एज एन ड्रामेटिक मोनोलॉग, ओनली द डक स्पीक्स बट थ्रू हिज स्पीच वी अंडरस्टैंड हिज पर्सनैलिटी। यहाँ पर चीज़ें जो हैं ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, जैसा कि हम सब जानते हैं, और ये जो हमारे पोएट हैं वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर केवल जो है वो डक बोल रहा है, और जो चीज़ें डक बोल रहा है ना, उसमें वो अपनी पर्सनैलिटी को रिवेल कर, अपनी पर्सनैलिटी को दिखा रहा है कि उसकी कैसी पर्सनैलिटी है। ही शोज़ द पेंटिंग ऑफ हिज लास्ट डचेस, दैट मीन्स कि वो अपनी जो उनकी वाइफ की डेथ हो चुकी है ना, उसकी पेंटिंग को वो जो डक है वो दिखाते हुए मैसेंजर से बोलता है, एंड बिगिंस टू डिस्क्राइब हर बिहेवियर। उसके बिहेवियर को डिस्क्राइब कर रहा है, अपनी वाइफ के बिहेवियर को, जिसकी डेथ हो चुकी है उसके बिहेवियर को डिस्क्राइब कर रहा है। ही कंप्लेन्स दैट शी स्माइल्ड टू ईजिली एंड वॉज हैप्पी विथ सिंपल थिंग्स लाइक द सनसेट, अ गिफ्ट ऑफ चेरीज और अ वाइट मिल।
यहाँ पर जो डक है वो अपने वाइफ की जिसकी डेथ हो चुकी है उसके पिक्चर को दिखाते हुए ये चीज़ शो कर रहा है कि ये बहुत जल्दी हंसती थी, ये बहुत जल्दी मुस्कुरा देती थी, इसे छोटी छोटी चीज़ों पे मुस्कुराना आता था, ये छोटी छोटी चीज़ों को देख के खुश हो जाती थी, जैसे कि सनसेट और गिफ्ट ऑफ चेरीज, इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा खुश हो जाती थी। अकॉर्डिंग टू हिम शी ट्रीटेड एवरी वन काइंडली एंड डिड नॉट गिव स्पेशल इंपॉर्टेंस टू हिज नोबल नेम एंड स्टेटस। वो सबको एकदम समान भाव से देखती थी, मतलब किसी को ऐसे स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देती थी, वो सबके साथ एक ही तरीके से रहती थी। आगे जो वो डक है वो अपनी वाइफ को ये चीज़ बोलता है उस मैसेंजर से अपनी वाइफ के बारे में, द डक फील्स इंसल्टेड बिकॉज ही बिलीव्स दैट हीज 900 ईयर्स ओल्ड नेम, ही वॉज 900 ईयर्स ओल्ड, शुड हैव बीन वैल्यूड मोर देन ऑर्डिनरी थिंग्स। जो डक है ना यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा उसको बहुत ज़्यादा बेइज्जती महसूस होती थी क्योंकि उसका इतना पुराना, इतना चर्चित और इतना रिस्पेक्टेड इंसान था और उसकी वाइफ ऐसी कैसे हो सकती है, मतलब थोड़ा उसके अंदर प्राउड होना चाहिए, थोड़ा उसको लोगों के साथ बाउंड्रीज सेट करनी चाहिए। बट शी वॉज सो काइंड, इट वॉज वी कैन से वी, ये पूरी तरह जो डक है उसकी जो वाइफ थी वो पूरी तरीके से अपोजिट थी अपने हस्बैंड से। हाउएवर इंस्टेड ऑफ टॉकिंग टू हर ओपनली ही चूज टू कंट्रोल द सिचुएशन थ्रू अथॉरिटी। डक ने कभी भी अपनी वाइफ से खुलकर बात नहीं की, डक ने कभी भी अपनी वाइफ से खुल के ये चीज़ नहीं कहा कि तुम्हें ऐसे नहीं रहना चाहिए, तुम्हें इस तरीके से रहना चाहिए, बल्कि वो खुद ही उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता था अपने तरीके से। ही सेज आई गेव कमांड्स देन ऑल स्माइल्स स्टॉप टुगेदर, दिस लाइन सजेस्टेड दैट ही ऑर्डर्ड हर डेथ। यहाँ पर जो डक था ना वो चाहता था कि जो उसकी वाइफ है ना वो काइंड ना रहे, वो थोड़ी क्रूअल बने, वो थोड़ी बाउंड्रीज को सेट करे, बट शी वॉज टोटली अ काइंड पर्सन विथ एवरी वन, और इसीलिए वो अपनी वाइफ की हत्या करना चाहता था कि जब ये ना रहेगी, ये ना ये चीज़ें होंगी, ना किसी कोई देख के स्माइल करेगा, ना ये किसी को देख के स्माइल करेगी। इसके बाद आगे डक बोलता है आफ्टर हर डेथ ही कीप्स हर पोर्ट्रेट कवर्ड बाई अ कर्टेन एंड शोज इट ओनली टू सेलेक्टेड गेस्ट्स। मतलब जो डक था ना वो हर किसी को अपनी वाइफ का फेस या कुछ भी नहीं दिखाता था, वो बस उस मैसेंजर को दिखा रहा है। वो मैसेंजर जो है वो केवल उस मैसेंजर को दिखाते हुए ये चीज़ बोलता है कि मैं जो अपनी वाइफ है ना इसको हमेशा ढक के रखता हूँ और मैं जिसको चाहता हूँ केवल उसी को अपनी वाइफ के इस पोर्ट्रेट को दिखाता हूँ। दिस शोज़ हीज पॉजिटिव एट कंट्रोलिंग नेचर। यहाँ पर जो डक है ना, जो किंग था, उसकी जो है ये पॉजिटिव नेचर को यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो कितना कंट्रोलिंग नेचर का इंसान था, वो अपनी वाइफ को कितना कंट्रोल करके रहना चाहता था। ही कुड नॉट कंट्रोल हर व्हेन शी वॉज अलाइव बट नाउ ही कंट्रोल्स हर इमेज। उस टाइम तो वो उसको पर्दे में नहीं रख सका, वो उस टाइम अपनी वाइफ को पर्दे में कंट्रोल करके नहीं रख पाया, इसीलिए उसने उसको मरवा दिया, जबकि उसको उससे बात करनी चाहिए थी। इसीलिए जो अभी ये किंग है, जो अभी ये डक है, अब ये पूरी तरीके से उसके इमेज को कंट्रोल करके रख सकता है थ्रू हर इमेज, क्योंकि वो उसकी फ़ोटो, उसकी पोर्ट्रेट उन्हीं लोगों को दिखाएगा जिसको उसे दिखाना होगा, तो इसके थ्रू वो कंट्रोल कर सकता है। At the end of the poem, while discussing his next marriage, he casually mentions the dowry. वो यहाँ पर अपने दूसरे विवाह का प्रस्ताव जब रखा जाता है तो उसके पहले वो ये चीज़ मेंशन करता है कि उसे डॉवरी चाहिए। दिस रिवील्स दैट ही शीज मैरिज एज अ मैटर ऑफ पावर, स्टेटस एंड वेल्थ रेदर देन लव। ये बताता है कि जो किंग था ना वो शादी को पैसे, स्टेटस और पावर, इन सारी चीज़ों से तौलता था, ना कि प्यार से। सो दिस वॉज द कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी।